वॉइस ऑफ बनारस, काशी की असली पहचान, बनारस की सच्ची आवाज है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, रेखाएं सब कुछ बयान करती हैं। पॉलिटिक्स में बस देखिए, चुटकी लेना बड़ा आसान है। चुटकी लेना बड़ा आसान है, जानकारी होना जरा कठिन है। जब तक राजनीति का गुण आपको नॉलेज ना हो तब तक आप उसमें 4 लाइनें भी नहीं लिख सकते। और मजाक के नाम पर चुटकी करनी है तो बड़ा आसान कर दीजिए। ये सबसे आसान। एक 2 कैटेगरी और होती है कार्टूनों की। एक होते हैं राजनीतिक कार्टून और एक होते हैं सामाजिक कार्टून। कार्टूनों का पतन तो नहीं कहेंगे, चलन इसलिए कम हो गया क्योंकि ये कार्टूनिस्टों के दिमाग में बात घुस गई कि कार्टून वही होता है जो पॉलिटिकल हो। बनारसीपन एक ऐसी चीज़ होती है जो परिलक्षित नहीं होती है। हम पूरा प्योर बनारसी हैं लेकिन कहीं भी उस बनारसीपन को जाहिर नहीं करते। आप यूँ कहिए कि मिजाज के बनारसी बनारस तो 50% बचा है। बनारसीपन खत्म हो गया बुरी तरह। और क्या खत्म हुआ दिखा आपको? इसमें हमें 29 ईयर्स डेली दर्शन किया है। अरे वाह। कल इसका स्वरूप उतना बनारसी नहीं रह जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि लोग तेजी से बदल रहे हैं, वो बदल भी रहे हैं। उसके अलावा वो पुरानी जो नस्ल है बनारसियों की वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमने 60 के दशक की होली को महसूस किया है कि जिस समय बाहर निकलते थे एक पूरे शरीर में तपिश सी लगती थी। वो फागुन की तपिश हुआ करती थी। पेपर पढ़ते कहाँ हैं? पेपर आजकल देखे जाते हैं। सोशल मीडिया है बड़ी अच्छी चीज़, उसमें आम आदमी कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। वॉइस ऑफ बनारस, काशी की असली पहचान, बनारस की सच्ची आवाज। नमस्कार, मैं अमरीश श्रीवास्तव। वादे के हिसाब से हर नए सफ़र पे एक नई विभूति के साथ आपके साथ पेश होने की बात हुई थी, और इस श्रृंखला में आज हमारे साथ बैठे हैं महान कार्टूनिस्ट, बनारस के विख्यात कार्टूनिस्ट विनय कुल सर। तो विनय कुल सर, नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय खुद से कुछ थोड़ा सा दें, लोगों को बताएं अपने बारे में। मेरा जन्म 1951 को बनारस में हुआ था। पढ़ाई डीएवी इंटर और डिग्री कॉलेज में हुई। बीकॉम के बाद मैंने बीएचयू से काम किया। 1979 में हमारी उद्योग विभाग में सर्विस लग गई और 2011 में रिटायर हो गया। इस बीच में जो कार्टूनों का काम था मैंने जम के किया है, और भगवान की दया से सर्विस भी ऐसी मिली थी जिसमें काम धाम कुछ नहीं था। सर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि कैसे कार्टून में रुझान आया, कहाँ से, ये कहाँ से कार्टून में आप आ गए? अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, कार्टून कहाँ से बनाने लग गए? कार्टूनों का काम नौकरी से पहले शुरू हो गया था 1965 से, और सर्विस हमारी लगी 1979 में। हमारे अंकल थे एक, वो कार्टून बनाया करते थे। घर में रहते थे लेकिन घर से एकदम अलग थलग कमरा बंद करके उसी में साधना करते रहते थे। एक दिन वो आज का साप्ताहिक विशेषांक लेके आए और घर में सभी को दिखाने लगे। उसमें उनके 10-12 कार्टून छपे थे। वो इतनी खुशी की बात थी हमारे लिए कि हमारा भी मन किया कि हम भी इस काम को शुरू करें, और टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से हमने काम शुरू कर दिया। 1965 को हमारा पहला कार्टून आज में छपा, जो कि हमने डाक से भेजा था। और उस जमाने में माना जाता था कि आज में छपना सरस्वती पत्रिका में छपने के बराबर है। हमने जब वो कार्टून छपा हुआ देखा तो चेहरे पर एक चक्कर सा आने लगा कि कैसे हो गया। बहुत बड़ी बात थी हमारी। आज पेपर उस समय का बहुत बड़ा पेपर हुआ करता। हाँ, और वहाँ पर प्रोत्साहन देने वाले संपादक जी भी थे, जिससे ये कला आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू हुआ 1965 से, वो जाके 2011 में ख़त्म हुआ। तो जैसे जिस दिन आपका पेपर में छपा होगा कार्टून, तो पहले कैसे आपको पता था कि छपने वाला है, या आपको अचानक पता चला? नहीं, साप्ताहिक विशेषांक उस जमाने में देखा करते थे।
आज अखबार आया करता था, हर घर में आया करता हाँ, था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सामने पड़ ही जाता था। नहीं मतलब पेपर में छपने के बाद आपको पता चला कि छप गया, या पहले बताया गया था कि छपने वाला है? नहीं, ये नहीं बताया जाता कहीं भी, अच्छा, बताया नहीं गया ये था। कहीं नहीं। बड़ी तो जब पत्रिका सुबह में सुबह पेपर देखा होगा और अपना कार्टून देखा होगा तो क्या जी, फीलिंग थी? नहीं, फीलिंग हमने बताई नहीं, एकदम चक्कर सा आ गया चक्कर सा हमको। आ गया। विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। एकदम रातों रात स्टार बन गए। बस सर। और बाद में हमको पता चला कि वो जो संपादक मंडल था उनका, उसमें एक मोहनलाल जी गुप्त भैया जी बनारसी थे। वो टैलेंट पहचानने में बहुत माहिर थे, और उनके प्रोडक्ट बहुत से हैं, चकाचक बनारसी है और कई हैं, ऐसे गिनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने हमको शायद समझ लिया था। वो घटना आगे चल के हम आपको बताएंगे पहले कार्टून के बारे में। वो पहला कार्टून बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे समय तक हम डाक से कार्टून भेजते रहे, व्यक्तिगत संपर्क किसी संपादक से नहीं किया। तो जाते थे उनके नीचे काउंटर पर, आज अखबार के नीचे रिसेप्शन के काउंटर पर लिफाफा दे देते थे। एक बार ऐसा, और दो तीन छपते रहे हमारे, छपते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि हम देने गए तो रिसेप्शन वाले ने हमको रोक दिया कि रुक जाइए। क्या हुआ? तो आपको संपादक जी ने बुलाया है। ये हमको बड़ा अजीब लगा, कौन सी गलती हमने कर दी। अच्छा, स्कूल से पढ़ के निकले थे तो बड़ों को टीचर समझते थे, खुद को स्टूडेंट, कि कहीं कान पकड़ के जो है डांटना शुरू करते। खैर बहरहाल हम ऊपर गए तो एक गैलरी में जो है उस समय के सारे सीनियर संपादक, कईयों के हमको नाम नहीं याद है, जैसे विद्या भास्कर जी थे, ये सब लाइन से बैठे थे। और हम जब गए हैं तो हमको सबके सब घूरने लगे। अच्छा। तो हमको लग रहा है किसी कार्टून में हम गलती कर बैठे हैं, हमारी खाल उधेड़ी जाएगी। तो मोहनलाल जी गुप्त ने कहा, आओ बैठे यहाँ पर, बैठो। देखो, औरतों के ऊपर ज़्यादा कार्टून मत बनाया करो, और पीले कागज़ के ऊपर कार्टून मत बनाया करो, ब्लैक बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। अच्छा। बैठो, अच्छा बैठो। चाय मंगवाई और चाय पिलाई। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। बहुत अद्भुत जो इतने बड़े संपादक ने एक एकदम छात्र के तरह, बहुत कम उम्र थी हमारी, बैठा के हमको चाय पिलाई और प्रोत्साहित किया। उसके बाद हमने इसको गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद जो सफल शुरू हुआ हमारा, हिंदुस्तान की प्रायः हिंदी की सारी पत्रिकाओं में छपे हैं। कार्टून जैसे मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के कार्टून होते हैं, या ये विधा कितने प्रकार की होती है, जैसे कहना चाह रहा हूँ मैं? कार्टून विधा कई प्रकार की तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कार्टूनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। वही। सबसे बढ़िया कार्टून वो होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, रेखाएं सब कुछ बयान करती हैं। दूसरे श्रेणी में या उसके नीचे वाली श्रेणी में वो कार्टून आते हैं जिनमें न्यूनतम लिखा रहता है, कम से कम संकेत के पिक्चर ही बोले, शब्द लिखे। आधा पिक्चर बोलती है, आधा वो थोड़े बहुत शब्द बोल देते हैं। और सबसे कमजोर हम उसको कहेंगे जिसमें चित्र की कोई भूमिका नहीं होती है। किसी चुटकुले के उठाया, लिख दिया। वो जैसे बच्चों की कार्टून की किताबें आती थी। चाचा कोई वो सारा हास्य जो संवाद में है, उन चित्रों की कोई भूमिका चित्रों से पता नहीं चला। चाचा चौधरी टाइप की मैगजीन थी, जैसे एक आदमी एक औरत खड़ी कर दी, बात कर रहे हैं, बस हंस दीजिए। तो ये वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कुछ छोटा सा कुछ आएगा इसमें, ग्राफ करिएगा तो। अब जैसे किसी भी विषय पे आप बना दें, जो आपका मन करे। विषय नहीं, केवल कैरेक्टर ही बना दीजिए। जैसे महिलाएं हैं, और हमारी महिला बड़ी खतरनाक होती है कार्टूनों में, बहुत क्रूर महिला होती है, दिखाते हैं। और उसकी भी एक बैकग्राउंड है, अगर आप पूछेंगे तभी बताएंगे। जल्दी ये फटाफट उंगली चल रही है, हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि कब चेहरा बन गया। पहले ही समझ में आ गया कि महिला गुस्से में। टिपिकल भारतीय महिला। बेलन है, बेलन। वही तो बोला, टिपिकल भारतीय महिला, हाथ में बेलन लेके। वाह वाह, बहुत बढ़िया। या कोई बच्चा
बेलन से पिटाई तो पतियों की होती, बच्चों की थोड़ी होती। नहीं, वो एक दिखा दिया, बगल में पिटाई नहीं हो रही बल्कि लड़का खड़ा है वहाँ पर। हाँ ठीक है। और जहाँ तक आदमी का सवाल है, एक अलग तरह की चिंता। वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा संक्षिप्त जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुई, कैसे कैरियर बना, कैसे क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थे, स्कूल से भाग के फिल्में देखा करते थे। और सफ़र शुरू हुआ डीएवी इंटर से, अच्छा। फिर डीएवी डिग्री, उसके बाद फिर बीएचयू में एमकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा। वाह भाई, उसके बाद पत्रकारिता भी बनारस से ही हुई है? जी बीएचयू से हुई, बीएचयू से। वाह। और उसके बाद फिर सर्विस लग गई, तो फिर और ऊपर वाले की कृपा से सर्विस इतनी बढ़िया लगी जिसमें कोई काम नहीं था। कामचोर नहीं थे, लेकिन काम नहीं काम था। ही नहीं था। समय हमारे पास इफरात का था, खूब लेखन किया, खूब कार्टून बनाया। और गोल्डन पीरियड हमारा जो है 1960 से चला 80-90 तक। अच्छा अच्छा। 30-40 साल। तो मतलब धीरे धीरे करके जैसे प्रारब्ध में था कि आपको कार्टूनिस्ट बनना है, तो चीज़ें बनती चली गई उस हिसाब से? नहीं, बनती क्या चली गई, शौक जीवंत हो गया। मतलब वही कि मतलब चाचा जी का एक छपा, उसके बाद उसके आपके बाद अंदर प्रेरणा मिली। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि आपने कोशिश की और आपका हाथ उतना बढ़िया सेट था। अपना मौलिक अंदाज हमने निकाला, जैसे हमारे कार्टूनों की पहचान आमतौर पर कान से पकड़ी जाती है। हमारा कान बहुत बड़ा रखते हैं। हाँ। और थोड़ा परिवार के बारे में बताएं, अपने परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में हमारे लड़का है जो कि गेस्ट हाउस चला रहा है। अच्छा, किस नाम से गेस्ट हाउस? आनंद धाम। आनंद धाम, तो यहीं पे घर पे ही है? घर पर ही है। अरे वाह। और हम हैं, हमारी वाइफ है, लड़का है, लड़के की वाइफ है और 2 बच्चे हैं। बस छोटा सा परिवार है। अपना कुछ सामाजिक जीवन में कैसे क्या रहा आपका, जैसे लाइफ स्टाइल कैसे रही? सामाजिक जीवन हमारा बहुत रिजर्व रहा। काफ़ी रिजर्व रहा। हमारे घर के बाकी लोगों ने अपना पब्लिक रिलेशन और रिश्तेदारों से रिलेशन रखे अच्छे खासे, लेकिन हम जरा रिजर्व रहे, क्योंकि काम ऐसा था लेखन का कि उसके लिए किनारे बैठ के जैसे धुनी रमाई जाती है, वैसे अपना लेखन और कार्टून का काम करते रहे। अच्छा, लेखन में भी आपने मतलब अपना हाथ? हाँ, लेखन में भी हमने काफ़ी हाथ बढ़ाया, और ख़ासतौर से फिल्मों में और पुरानी फिल्मों में। अच्छा, क्या पुरानी उसके बारे में कुछ बताइए। पुरानी फिल्मों में जैसे लेख तो हमने लिखे ही ढेर सारे। पुरानी फिल्मों का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हमने किया। जैसे हाँ, मैंने एक आपका वो देखा हुआ फेसबुक पे, आपका एक पेज है जो पुरानी फिल्मों से ही संबंधित है पूरा, तो शौक बहुत रहा है उसका। उसके बाद फिर आकाशवाणी विविध भारती वाराणसी ने हमको मौका दिया। अच्छा। पुरानी फिल्मों के गानों पर। अरे वाह। करीब 20 एपिसोड थे उसके। अच्छा। और उसके अलावा हमने संग्रह किया साहित्य का पुरानी फिल्मों के। अच्छा। पुरानी फिल्मों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड का हमको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। और जब कभी सुनने का मन होता है तो 1950 के पहले के गाने सुनते हैं। तो इतने पुराने गाने। 50 के पहले का ही सुनते? 50 के बाद? 50 के बाद 60 तक भी रख सकते हैं। 60 तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे गानों का पतन होना शुरू हुआ। अच्छा। और फिर वो रस लावण इसमें नहीं रह गया। अच्छा, मतलब जैसे आपने कहा कि 60 के बाद बंद कर दिया आपने, लेकिन जो गोल्डन पीरियड कहा था वो तो 70 के दशक को कहा जाता है कि नहीं, 70 तक भी आप ले सकते हैं। 70 का पूरा दशक ही मानते हैं कि गोल्डन पीरियड था। हाँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दौर था वो, कह सकते हैं। कल्याण जी आनंद जी का दौर था। जी। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना उस समय स्टार हुआ करते थे, तो उनकी फिल्मों के गाने बड़े। नहीं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। अच्छा पीरियड गया है उनका भी। लेकिन अपनी व्यक्तिगत पसंद जो है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपने अभी जिन कलाकारों के नाम लिए, उनके गाने इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, इतने ज़्यादा बनते हैं, बजते हैं कि उसमें माइनस यूटिलिटी मिलती है।
सही है, इतना जब होगा तो वही गाने लग वही जाते गाने हैं, लग जाते हैं। चाहे विविध भारती पर सुनिए चाहे हाँ, किसी और अब चीज़ में। कुछ लिमिटेड गाने वही घूम फिर के लोग कोई सुनते हैं। फिल्म और दूसरी बात हमको ताज्जुब है कि गाने प्रस्तुत करने वालों को नहीं मालूम कि जिस फिल्म के गाना वो बार बार बजा रहा है उसी फिल्म में और भी ऐसे गाने हैं जो बहुत कम सुने जाते हैं। जैसे जौहर महमूद्दीन गौवा का गाना कहीं हमने नहीं सुना। नहीं, सही बात है। और आपके कोई शौक, व्यक्तिगत शौक जो आपको रहे हो कार्टून बनाने के अलावा, लिखने के अलावा? यही मेन हमारा शौक यही रहा है। लिखने का, कार्टून बनाना। क्रिकेट वगैरह कुछ? नहीं, कोई टीवी में देखने कोई खेल नहीं। बचपन में गुड्डी बाजी जरूर बाग कटे। टीवी वगैरह के भी ज़्यादा शौक नहीं है। नहीं है। फिल्मों में तो इंटरेस्ट है आपका? फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में इंटरेस्ट तो आपके पसंदीदा कलाकार वगैरह, पसंदीदा फिल्में कुछ? हाँ, बहुत से कलाकार हैं। खासतौर से आप अशोक कुमार को ले लीजिए, हम नाम लेंगे तो आप कहेंगे हमने तो उनका नाम कभी नहीं सुना। किसका? वास्ती एक हीरो था। नहीं, हाँ, सच में नहीं सुना। नहीं सुना। सच में नहीं सुना। ऐसे बहुत से नाम है जो कि अशोक कुमार का तो खैर अच्छे से जानते हैं। अशोक कुमार बहुत लंबा गेम उन्होंने खेला है, बहुत अच्छी उनकी पारी रही। और पॉलिटिक्स में भी आपका काफ़ी रुझान दिखता है। नहीं, पॉलिटिक्स में बस देखिए चुटकी लेना बड़ा हाँ आसान है। चुटकी लेना बड़ा आसान है, जानकारी होना जरा कठिन है। हाँ। जब तक राजनीति का गुण आपको नॉलेज ना हो तब तक आप उसमें 4 लाइनें भी नहीं लिख सकते। अब मजाक के नाम पर चुटकी करनी है तो बड़ा आसान काम है, कर दीजिए। वो सबसे आसान। तो पॉलिटिक्स में कब से रुझान रहा आपका? कब से, मतलब आपको कब से उसको देखना शुरू किया? कभी नहीं रहा, बराबर जितना मजे लेते हैं आप लेकिन? हाँ, मजे लेते हैं। वो आकाशवाणी वगैरह पर समाचार सुने, टीवी पर देखे समाचार, बस उसी अखबार देखे, उसी से इतना हो गया। लेकिन देखिए, अभी आपने कार्टूनों की एक बात पूछी थी, उसमें कार्टूनों की कैटेगरी हमने बताई। एक 2 कैटेगरी और होती है कार्टूनों की। एक होते हैं राजनीतिक कार्टून और एक होते हैं सामाजिक कार्टून। सामाजिक कार्टून बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छे होते हैं कि आम आदमी से जुड़े होते हैं। हाँ। आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा, अरे यार ये तो हमारी पीड़ा है। वो आपके किचन की पीड़ा हो सकती है। हाँ। वो आपके घर में और किसी चीज की। सबसे आसान तो पत्नी को। नहीं, पत्नी वो भी होती है, वो सबसे आसान तो वही है। सबसे आसान वो भी है। नहीं, आसान नहीं है, विषय है वो। हाँ। एक विषय वो भी पत्नी का लोग उठाते रहते हैं। हाँ। लेकिन पॉलिटिक्स में एक जमाना ऐसा हुआ करा जबकि कुछ ऐसे कार्टूनिस्ट थे जिनके कार्टूनों से आग लग गई। हाँ, एकदम सही बात है। भगदड़ मच गई, इतना भयंकर कार्टून पुराने जमाने में। यहाँ हमारे कांजीलाल जी भी थे, इनके भी कई चर्चित कार्टून ऐसे हैं जिनमें कई लोग भड़क गए थे। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई हैं। अब पॉलिटिक्स कार्टून का कोई मतलब ही नहीं है। और पॉलिटिकल कार्टून का मतलब इसलिए नहीं है कि जो पॉलिटिक्स का आदमी है, राजनीतिज्ञ है, वो चिकना गड़ा हो गया। बिल्कुल। पहले इन पर प्रहार किया जाता था तो बहुत बुरी तरह विचलित होते थे, लेकिन अब नहीं होते, रोजमर्रा की बात, आदत पड़ गई है। अच्छा, यही हुआ कार्टूनों में। कार्टूनों का पतन तो नहीं कहेंगे, चलन इसलिए कम हो गया क्योंकि ये कार्टूनिस्टों के दिमाग में बात घुस गई कि कार्टून वही होता है जो पॉलिटिकल हो। एकदम सही। और नतीजा ये हुआ कि अब टेढ़े मेढ़े जो भी कार्टून आ रहे हैं पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं। पॉलिटिकल कार्टून बनाने में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। राजनीति का अच्छा ज्ञान, जो कोई घटना हो रही है उसके बैकग्राउंड में क्या है, और उसके अलावा राजनीतिक नेता जो है उनके चित्र बनाना आना चाहिए। सही। आप मोदी जी का अगर चित्र बना रहे हैं परफेक्ट आना चाहिए एकदम। हाँ। और ये देखते समझ जाए कि केवल उतना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अगर मोदी जी ठहाका मार के हंस रहे हैं तो आप ठहाका मारते हुए हंसते बताइए और वो फिर मोदी ही लगना चाहिए। ऐसा ना हो ठहाका मारने में आपने उनकी शक्ल बदल गई, कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम तो सलाह देंगे आजकल के कार्टूनिस्टों को, राजनीतिक के चक्कर में उतना न पड़े, कोई असर होता नहीं है चिकने गड़े। जैसे आप कह रहे हैं ना, मतलब हम लोगों ने जैसे देखा, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो दैनिक जागरण, आज या और भी कुछ न्यूज़पेपर थे जिसमें कार्टून का एक कॉलम होता था। अब वो गायब हो गया है। न्यूज़पेपर से तो गायब ही हो गया। कुछ दिल्ली बम्बई के अखबारों में चल रहा है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है। हाँ, ये गायब क्यों हुआ? क्या लगता है आपको, क्यों गायब हुआ? गायब इसलिए लगा कि हमको लगता है पहली बात तो कार्टूनिस्ट गायब हो गए। वही तो, मतलब वो क्यों हटे, मतलब वो फील्ड खाली क्यों हो रही है? नहीं, वो हटे नहीं,
बल्कि उनकी धार खत्म हो गई। धार खत्म हो गई। धार खत्म हो गई और फिर उसके बाद वो रिटायर हो गए और नई पौध आई नहीं। नई पौध जो आई तो उतना बढ़िया वो कर नहीं पाई। हाँ मतलब हाँ, अब भी बहुत बढ़िया चित्र बनाने वाले अब भी लोग हैं, कार्टूनिस्ट हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके विषय नहीं उनके सबके आइडिया तगड़े नहीं होते। विषय ही नहीं है उनके पास। कार्टून तो बनाने आता है पर विषय अब नहीं भी है। है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे हैं कार्टूनिस्ट बढ़िया बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो 60 और 70 80 के दशक में दौर था कार्टूनों का, अब वो नहीं रहा। सही कह रहे हैं। और बनारसीपन कितना है आपके अंदर? बनारसीपन एक ऐसी चीज होती है जो परिलक्षित नहीं होती है। हम पूरा प्योर बनारसी हैं, लेकिन कहीं भी उस बनारसीपन को जाहिर नहीं करते। आप यूँ कहिए कि मिजाज के बनारसी हैं। मिजाज के बनारसी हैं। मिजाज के बनारसी हैं। उसको प्रैक्टिकल की गंगा जी में साफा पानी देना, यार दोस्तों के साथ घूमना ना, वो सब उसका रस जानते हैं, लेकिन लेते नहीं है। जरूरत नहीं पड़ती। कैसा लगता है बनारस आपको? बनारस तो 50% बचा है, बनारसीपन खत्म हो गया पूरी तरह। और क्या खत्म हुआ दिखा आपको बनारसीपन में? तो एक तो बनारसी लोगों का जो स्वभाव होता है वो मस्ती वाला, उसमें कमी आई है। क्यों? वो क्यों आई होगी? क्या लगता है कि क्यों कमी वो भौतिकवाद के चलते। भौतिकवाद, हाँ ये सही बात है। दाल रोटी के चक्कर में आदमी पिस गया। नहीं, दाल रोटी के चक्कर में नहीं, वो भौतिक सुखों को प्राथमिकता दे रहा है। मतलब दाल रोटी की जगह वो घाट पर हवा लेने नहीं जाएगा, घर में एसी में बैठेगा वो। वही दाल रोटी की जगह शब्द यूज करना चाहिए मोबाइल और गैजेट्स के चक्कर में फंस ये गया। सब जो साधन उसके पास आ गए हैं, उससे अब वो मस्ती में कम ध्यान देता है। लेकिन फिर भी गनीमत है, अब भी बनारस में मस्ती है। अगर आप खोजने निकलेंगे तो ओरिजिनल बनारस में तो मिल जाएगी। हाँ, जो ओरिजिनल बनारस है वहाँ तो मिल ही जाती है। और इसी मस्ती के चलते देखिए होली खत्म हो गई। हाँ, पूरी तरह होली खत्म हो गई। बस वो कैलेंडर में डेट आती है, 3 घंटे की होली है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे की होली है। उसके बाद आपको ध्यान तब आता है जब 2 दिन रह जाते हैं, अरे यार कल होली है। एक विषय है जो आपकी इच्छा पर है, आप उसका जो चाहें जवाब दें। विश्वनाथ मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है? मतलब कैसा लग रहा है इस वक्त जो पहले था और जो अब है उसमें? देखिए, विश्वनाथ मंदिर में हमने 29 ईयर्स डेली दर्शन किया है। अरे वाह। डेली जाते थे, आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे कर्फ्यू लग जाए। और हमने इसके बहुत से दिन देखे हैं, अच्छे हाई फाई नहीं था मंदिर, तब भी श्रद्धा दिखाई देती थी। न जाने कितनी रातों को हमने शयन आरती में घंटा बजाया है वहाँ का बड़ा वाला जो था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब अयोध्या कांड हुआ, उसकी सुरक्षा बढ़ी और उसका भाव बढ़ा, जो पुलिस वगैरह वहाँ पर लगी रहती है, उसने बदतमीजी शुरू कर दी। और वो बदतमीजी ऐसी थी कि बर्दाश्त लायक नहीं थी। समझ गया। तो इसलिए बेहतर था कि उसको छोड़ दिया थोड़ा जाए। दूर हो जाए। हाँ, उतना हमने कर लिया, यही बहुत था। जो 29 साल तक लगातार डेली जाना। मतलब ये है ना, जैसे अब हम जैसे सुनते हैं, आप जैसे लोगों से ही सुनते हैं, जो बेसिक बनारसी है, जो विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाया करता था, प्रायः जाया करता था, वो गैप आ गया है, अब नहीं जा रहा है। उन लोगों ने छोड़ दिया, उन्होंने दूसरा मंदिर पकड़ लिया, कुछ और पकड़ लिया। क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में जाने पे वो जो आपने जो बताया कि वो सब चीज़ें जो बदल गई हैं, वो थोड़ा दिक्कत करी। अब वो दूध की कोई इतनी बड़ी सुराही लेके जा रहा है, दूध भरा है, उसमें अंगुली डाल दे रहे हैं। हाँ, क्या होगा आदमी को, वो कोफ्त होती है, कोफ्त होती है। हाँ। कैसा बनारस कल था, कैसा आज है, और कैसा आप कल पाते हैं उसको? कल इसका स्वरूप उतना बनारसी नहीं रह जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि लोग तेजी से बदल रहे हैं, वो बदल भी रहे हैं। उसके अलावा वो पुरानी जो नस्ल है बनारसियों की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और उनकी विरासत को कोई संभालने वाला नहीं। जैसे आप हम ही को ले लीजिए, हमने बहुत कुछ विरासत में इकट्ठा किया अपने जीवन काल में, लेकिन हमारे गुजर जाने के बाद हम जानते हैं कि हमारे परिवार वाले उसको किसी रद्दी वाले को थमा देंगे। उनके लिए उसकी वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, तब तक वो चीज़ें उस तरह से हो चुकी होंगी। नहीं, खासतौर से साहित्य हमने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा किया है। साहित्य को लेके बनारस में एक ब्लैंक आ गया है ना। साहित्य को लेके बनारस, साहित्य से बड़ा धन और धान्य था साहित्य का बनारस, वहाँ कुछ ब्लैंक आ गया। कुछ नए साहित्यकार यहाँ नहीं सुनाई पड़ते। नहीं, साहित्यकार और कवि हमको दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। 1-2 नाम जैसे देखते हैं ना, जो टीवी पे आके गाना गाते हैं, मतलब वो साहित्यकार लगते नहीं है हमें।
तो टीवी पर गाना गाना साहित्य अरे तो वो नहीं मतलब होता। कविता पढ़ना गाना गाने से मतलब है। वो एक दो हैं जो उनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन टीवी पे आते हैं और अपना कविता वविता पढ़ते हैं, लेकिन वो उनकी कविता मुझे लगती नहीं कि वो कविता है। भाई कुछ आज है नहीं। एक कविता के नाम पर खास तौर से हाँ। हास्य कविता के नाम पर चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। वही वही बस बस वही चुटकुले सुनाएंगे और 2 लाइन को ही अपनी है। कविता कुछ लोग जो भोजपुरी के नाम पे भोजपुरी को जलील ही कर रहे हैं, मुझे लगता है भोजपुरी का जो दुरुपयोग हो रहा है जिस तरह से, और बहुत कम लोग भोजपुरी पे रह गए हैं। मतलब हम लोगों की पीढ़ी के बाद, मुझे लगता है आपके बाद की हम लोग पीढ़ी, हमारी पीढ़ी के बाद भोजपुरी बोलने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। अब इसको अब दूसरे संदर्भ में देखें, आप होली का त्यौहार देखें जिस तरह से खत्म हो गया खत्म है, ही हो गया, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जिंदा है, बाकी जगह वृंदावन मथुरा वगैरह में। तो ये क्यों है, इसको आप उस लिहाज से देखिए, वो संस्कृति के प्रति उन लोगों का लगाव है कि हमारा त्यौहार है, हम इसको जिंदा दिली से मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, धीरे 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 उसको छोड़ते जा रहे हैं। अरे यार छोड़ो, कपड़े खराब हो जाएंगे, गाली बकेगा, ये है वो है। इसलिए थोड़ा सा पतन त्योहारों का खास तौर से बनारस में इस लिहाज से भी हुआ है कि लोगों का अब रुझान नहीं रहा, रुझान नहीं रह गया। महंगाई भी बहुत हो गई तो लोग नहीं 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 नहीं, महंगाई बिल्कुल नहीं है। हर घर में एसी लग गया है, हर घर में एक बाइक है, हर हाथ में एक मोबाइल है। महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और हफ्ते 2 हफ्ते पर घर का पूरी फैमिली जा रही है होटलों में खाने के लिए। हम भी जरा ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनकी क्षमता बहुत कम है, लेकिन हम उनके शौक देखते हैं। कौन से शौक हैं जो कि एक धनिक आदमी के बराबर नहीं होते हैं। सही। तो उत्साह नहीं रहा है। और दूसरी बात ये कि हम अपने कल्चर को जीवित करने के लिए कुछ संस्थाएं अगर सामने आ जाएं, वो जैसे हमने होली का नाम बार बार आ रहा है, होली एकदम बैठ गई, लेकिन कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है सुबह के समय या शाम के समय जो सारी पब्लिक को जोड़ ले। होली के नाम पे होली मिलन समारोह बहुत हो रहे हैं। होली मिलन तो दिवाली मिलन भी होती है। अब तो दिवाली मिलन भी है। और दूसरी बात ये है कि आप कोई भी होली मिलन का कार्यक्रम देखिए, शायद ही कोई आपको मिलता हुआ दिखाई दे। पहले यहाँ पे जो आपका मैदागिन पे एक हुआ करता था होली मिलन समारोह के नाम पे, वो क्या बोलते थे उसको, हास्य कवि सम्मेलन, वो सब अब बंद ही हो गया। तो वहाँ पे तो मैदागिन वाला ये टाउन हॉल में वाला चला गया, वहाँ चला ही गया, राजघाट चला गया। तो अब तो हम फर्क पड़ गया ना, जो लोग टाउन हॉल जानते थे, राजघाट जो नहीं जानते हो तो रुक ही गया ना। तो राजघाट का हमने कभी सम्मेलन टीवी पर देखा था, इस बार 5 श्रोता बैठे थे। हाँ तो वही होगा ना। वहाँ तो वही जो कवि था उसको 2 ही गालियाँ आती थी और वो वही 2 गालियाँ बार बार रिपीट करके हे कर रहा था। अरे इससे बढ़िया तो 80 वाला होता, 80 वाला, उसमें साहित्य हुआ करता था, साहित्यकार हुआ करते थे। तो वो काव्य की धारा भी होली पे खत्म हो गई। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर कुछ संस्थाएं, सांस्कृतिक आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और ऐसे आयोजन उनको शहर में करना चाहिए। धरोहरों को संजोने के लिए आगे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग पिक्चरों में, कहानियों में देख पाएंगे, बाकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। धरोहर ही है वो कार्यक्रम। तो इस तरह के अगर वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें आम आदमी भागे, अरे यार ये बड़ा बढ़िया चीज़ हो रही, चलो देखा जाए, तब तो अच्छा लगेगा। सभी लोग बहुत टेंस हैं, सभी लोगों को चाहिए कि एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ की माहौल हल्का हो, दिमाग हल्का हो, मन हल्का हो, मन में खुशी आए। अब तो खुशी का तरीका बदल गया है, लेकिन पहले जो आप लोग जिस तरह से करते थे, नहीं तो खुशी अब वो अल्कोहल देता वही मैं बोल नहीं रहा था। अल्कोहल से खुशी मिल जाती है, कृत्रिम। सारे दोस्त यार इकट्ठे होके दारू पी लिए, हो गई खुशी। लेकिन वो जो एक था जो पुराना ठंडई वाली हंसी, ठंडई वाला जो था वो खत्म ही गायब। और हम आपको बताएं, चूँकि 1951 की हमारी पैदाइश है, तो हमने 60 के दशक की होली को महसूस किया है कि जिस समय बाहर निकलते थे एक पूरे शरीर में तपिश सी लगती थी। वो फागुन की तपिश हुआ करती थी। बस लगता था कोई जा रहा है उसको छेड़ दे, खूब जोर से हंसी हो जाए। सबके दिमाग में बात रहती थी। 10 दिन पहले से बच्चे वो चंदा मांगना शुरू कर देते थे। नहीं, मिजाज की बात कर रहे हैं। मिजाज इतना ज़्यादा मस्त रहता था कि बुढ़ों को भी छोड़ दीजिए, मस्त हो जाते थे। तब थोड़ा समय भी ज़्यादा था, ऐसा कह सकते हैं क्या? समय आज के मुकाबले लोग तब थोड़ा ज़्यादा फ्री थे, आज थोड़ा सा बंधन में ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं, उनके पास भौतिक सुख नहीं थे, लेकिन ये इन सब चीज़ों की मस्ती जरूर थी। त्योहारों के प्रति सजग रहते थे, और जिसी होली की जो बात हो रही है उसमें भी। जर्नलिज्म का आपने कोर्स किया था, उसका उपयोग आपने कार्टून के अलावा और कुछ खास लेखन में
लेखन में किया। लेखन में किया। और दूसरी बात ये जर्नलिज्म ये बताता है कि संयमित लेखन किस तरह से करना चाहिए, बिल्कुल। क्या क्या उसकी सीमाएं होनी चाहिए। तो उसने हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किया। और आप जैसे लोगों की ज़रूरत थी जर्नलिज्म को बनारस में, तो जर्नलिज्म के लिए खास तौर पे आप जैसे लोग मार्गदर्शक बन सकते थे नए बच्चों के लिए, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, और सब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया एकदम ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? प्रिंट मीडिया कमज़ोर तो हो गया पहले से। लेखन के मामले में प्रोफेशनल लोग जो अखबार से जुड़े हुए हैं वो लिख रहे हैं। बाहर की कोई सेवाएं किसी लेखक की या कवि की या साहित्यकार की नहीं ली जाती। ऐसे और पहले आप देखिए बनारस में अखबारों के साप्ताहिक विशेषांक निकलते थे, जो कि बनारस पर केंद्रित होते बनारस पे केंद्रित थे। इतनी खुशी होती थी देख के उसको कि यार हमारे मोहल्ले की इतनी दुर्लभ चीज सामने आई, ये वो सब का सब खत्म हो गया। अच्छा, बनारस के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर हैं, सभी देवताओं के मंदिर यहाँ पर हैं, इवन ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहते हैं बनारस में कहीं पे है, जो पूरे इंडिया में घूम घूम के आपको करना पड़ता है वो बनारस में मिलता है। लेकिन अब लोगों को पता नहीं है, लोग जानते नहीं है, और जानने का माध्यम वही मीडिया था जो कि काम नहीं कर रहा है। अखबारों प्रिंट मीडिया में तो काफ़ी कुछ बनारस के मंदिरों के बारे में बताया गया है, लेकिन और पिछले 10-15 सालों से जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह उठ के पेपर पढ़ने का आदी हूँ, आज भी हूँ, चाय के साथ मुझे पेपर चाहिए, तो पेपर पढ़ने का समय कम हो गया है। पेपर पढ़ते कहाँ हैं, पेपर आजकल देखे जाते हैं पेपर देखे जाते हैं। और क्यों ये क्वालिटी कम हो गई, क्यों ऐसा हुआ कि मतलब आपका समय, भाई आप पेपर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, तभी तो छूट रहा है। नहीं, इंटरेस्ट इसलिए नहीं जाग रहा है कि उसमें ऐसी खबरें ज़्यादा होती हैं जो आम आदमी को प्रभावित टच ही नहीं करती हैं, वो कोई उनसे मतलब नहीं है। अब वो फलानी जगह मंत्री जी दर्शन करने के लिए गए, एक पेज भर दिया उन्होंने, अरे क्या किया, दर्शन करने गए तो हम उसमें। तो इसलिए लोगों की रुचि, और आपका कहना सही है, हम भी सुबह अखबार वाले का वेट करते रहते हैं। अखबार वाला आता है, हम अखबार देखते हैं और अपने मतलब की चीज़ों की हेडिंग और 4 लाइनें पढ़ लेते हैं जो हमको प्रभावित कर सकती है। अब वो ईरान और अमेरिका में क्या हो रहा है, चाहे वो टीवी के ऊपर भयंकर न्यूज़ बन रही हो, चाहे अखबारों में, क्या मतलब है। नंबर ऑफ न्यूज़ चैनल्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हो गए हैं और इतने तरह की न्यूज़ डालते हैं कि अब कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि सही न्यूज़ क्या है। एक ही सब्जेक्ट पे 10 चैनल में 10 न्यूज़ होती है, तो ये नहीं समझ में आता कि कौन सा वाला सही है, तो आदमी भ्रमित है तो छोड़ देता है, पता नहीं क्या। ये कहा जाता है कि अखबार वाले जो हैं पॉलिटिकल लोगों से पैसा लेके न्यूज़ बनाते हैं। हमको लगता है ये भी एक कारण है, किसी से पैसा नहीं मिला तो उसके खिलाफ लिख दिया। 1-2 उदाहरण लोग हमको बताते हैं कि कहीं कोई घटना हुई हो, उस घटना को आपने आंखों से देखा हो, उसको पेपर में पढ़ लीजिए, आप चौंक जाएंगे। हाँ, कुछ दूसरी हो जाती, एक अलग ही न्यूज़ मिलेगी आपको वहाँ पे। तो अच्छा, मीडिया में तो एक नई चीज़ आ गई है आजकल, सोशल मीडिया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया है बड़ी अच्छी चीज़, उसमें आम आदमी कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जब ढेरों विचार सामने आते हैं तो उसमें से चुनने का अवसर मिल जाता है कि ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तो सही क्या होगा। प्रभावी ढंग से भी बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया अब एक अपनी भड़ास निकालने का माध्यम हो गया। एकदम वही मैं सोच रहा था। बड़े बड़े जो है प्रधानमंत्री को भी जो है, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह देंगे, खुली छूट है। अब बहुत उसमें भाषा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक नाम मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। एक लड़की है, कम उम्र की है, नेहा सिंह राठौर। अब देखिए उनकी भाषा कैसी हो चुकी है, इसी सोशल मीडिया के थ्रू वो आगे बढ़ रही है, उनको लोगों ने जाना। तो ऐसे लोग बहुत आ गए हैं। राठौर को तो जाने दीजिए, एक कोई अखिलेश समाजवादी हैं, उनमें तो एक सीधे बदेश गालियाँ दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मतलब सोशल मीडिया का दुरुपयोग इसे कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया अच्छी चीज़, आपने कहा कि अपनी चीज़ें रख सकते हैं आप, लेकिन उसमें फिर वही बात है, जो व्यक्ति जिस मेंटलिटी का है वो व्यक्ति वही चीज़ रखना शुरू करता है, तो फिर वही मामला हो जाता है कि क्या सही क्या गलत। और जैसे अभी आपने कहा अखबारों के प्रति अरुचि हो गई लोगों की पूरा पढ़ने की, तो उसमें एक मोबाइल का भी योगदान है। लोगों की पढ़ने में कौन मेहनत करे, पकी पकाई खिचड़ी मोबाइल पे मिली जाएगी। इसमें तो पढ़ना पड़ेगा, उसमें तो लाइव दिखाएंगे, ज़्यादा सही लगेगा। और धीरे धीरे एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि आपकी निगाह में कार्टूनिस्टों का भविष्य क्या है, कैसे उसे दोबारा से जीवित किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है?
कार्टून बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, प्रकाशन की। प्रकाशन की जरूरत है। जो बिल्कुल। जो अब दो पैसे आएंगे तो आदमी बनाएगा ही, पैसे भी नहीं आए, कम से कम छप ही जाए तो भी आदमी खुश हो तो जाता है। संपादक अब इसमें रुचि लेते नहीं है। कोई बहुत पका पकाया मैच्योर्ड कार्टूनिस्ट है तो उसके कार्टून छप रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो टेढ़ा मेढ़ा सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर बना के लगा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई हमको दिखाई नहीं दिया जो कि लगे कि इसमें असीम कल्पनाएं और आशाएं छुपी हुई हैं, आगे कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। सोशल मीडिया पे आपके कुछ पेजेस हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सोशल मीडिया पर एक हमारा ठलुआ क्लब है। हाँ। उसमें आमतौर पर बनारसी नेचर की चीज़ें होती हैं और बुजुर्गों वाली चीज़ होती है। उसमें बच्चों वाले खिलवाड़ मजाक नहीं होते हैं, जरा सीरियस किस्म गंभीर के मुद्दे होते हैं। गंभीर मुद्दे होते हैं, उनको व्यंग्यात्मक तरीके से उठाया जाता है। और एक पेज है पुरानी फिल्मों का, पुरानी फिल्में एवं पोस्टर्स का। उसमें भी अपने भरसक पुरानी चीज़ें खोज खाज के लगाते हैं, और कभी कभी अपनी तरफ से कोई विषय उठा देते हैं जो पुरानी फिल्मों पर चर्चा का होता है। पुरानी फिल्मों के पोस्टर आप डालते हैं, मैंने देखा है, वो कहाँ से पाते हैं? पोस्टर के बहुत से स्रोत हैं, वो होते सब मीडिया वाले भी हैं और कुछ हमारे पास भी हैं, ढेरों आपके पास ही हैं। ढेरों हमारे पास भी हैं। तो हमको जब लगता है कि ये आजकल की जनरेशन ने नहीं देखा होगा, उनको लगा देते हैं। बाकी करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। आप कुछ और कहना चाहें तो कहें, वरना मैं आपका समय और क्यों लूँ, रात का समय है। नहीं, आपको कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लें। वैसे हमारे ख्याल से आपने कुछ छोड़ा नहीं है। कोशिश की है कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें करें, और बाकी हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे और फिर आपसे नई नई चर्चाएं करेंगे और नए नए विषयों पे बात करेंगे और नई जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। धन्यवाद। चलिए, हो गया, सही था। वॉइस ऑफ बनारस, काशी की असली पहचान, बनारस की सच्ची आवाज़।